क्लास 12 बायोलॉजी का मॉडल पेपर लेकर के आए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है और इस मॉडल पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, पुनरावृत्ति सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन सही होगा हेकल। इनका पूरा नाम अर्नस्ट हेकल था। अर्नस्ट हेकल था। और आपको बता दें ये जर्मन वैज्ञानिक थे। जर्मन वैज्ञानिक थे। और इनका सिद्धांत क्या था? इस सिद्धांत के अनुसार या इस सिद्धांत में क्या था कि प्रत्येक जीव अपने भ्रूणीय परिवर्धन में उन सभी प्रावस्थाओं से गुजरता है जिनसे कभी उनके पूर्वज विकसित होकर बने होंगे। यानी पुनरावृत्ति सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव अपने भ्रूणीय परिवर्धन में उन सभी प्रावस्थाओं से गुजरता है जिनसे कभी उनके पूर्वज धीरे धीरे विकसित होकर बने होंगे। तो इसमें ऑप्शन चौथा सही होगा। फिर अगला है, एलन के नियम के अनुसार ठंडी जलवायु में रहने वाले स्तनधारियों में सामान्यतः होते हैं। एलन के नियम के अनुसार तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बता दें जो एलन थे इन्होंने सन 1877 में बताया था, क्या नियम दिया था? बताया था कि ठंडी जलवायु में रहने वाले जंतुओं के अंग छोटे होते हैं। जो ठंडी जलवायु में जंतु रहते हैं उन जंतुओं के अंग छोटे होते हैं। कौन कौन से अंग? जैसे कान है, पाद हैं, ये छोटे होते हैं। और तो इसमें ऑप्शन सही होगा पहला, छोटे अंग और शरीर के उपांग। फिर अगला क्वेश्चन है, डीएनए खंडों की पहचान करते हैं। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, सदर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग और इन सभी से डीएनए खंडों की पहचान किससे की जाती है? तो सदर्न ब्लॉटिंग से डीएनए खंडों की पहचान की जाती है। और इसमें से जो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग से क्या करते हैं? तो आरएनए की पहचान करते हैं। आरएनए खंडों की पहचान की जाती है और सदर्न से डीएनए खंडों की पहचान करते हैं, डीएनए की। और जो वेस्टर्न ब्लॉटिंग है इससे प्रोटीन की पहचान की जाती है। प्रोटीन की पहचान नॉर्दर्न ब्लॉटिंग से आरएनए खंडों की, सदर्न ब्लॉटिंग से डीएनए खंडों की, वेस्टर्न ब्लॉटिंग से प्रोटीन की पहचान की जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में मनुष्य है। खाद्य श्रृंखला में मनुष्य क्या है कहा गया है? तो देखिए इसका ऑप्शन सही होगा तीसरा, खाद्य श्रृंखला में मनुष्य उपभोक्ता होता है। और जो उत्पादक है ये हरे पौधे होते हैं। जो हरे पौधे हैं ये उत्पादक कहलाते हैं और हरे पौधे स्वपोषी होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। कैसे? देखिए CO2, H2O और प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरिम भी हो तो अपना भोजन बनाते हैं। C6H12O6 ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं और जल भाप बनकर उड़ जाता है। और जो अपघटन करता है ये क्या है? तो जो जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जीव हैं, इन्हें अपघटनकर्ता कहा जाता है जो किसी चीज को अपघटित करते हैं। जैसे मरे हुए जानवरों का जो शरीर होता है धीरे धीरे करके आपने देखा होगा खत्म हो जाता है, अपघटित हो जाता है, तो वैसे ही। फिर अति लघुत्तरीय प्रश्न पर आते हैं। फिर देखिए अति लघुत्तरीय का पहला है यानी दूसरे का पहला है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया था? जो मेंडल थे इन्होंने अपने प्रयोग में कितने लक्षणों का चुनाव किया? तो देखिए इसका आंसर सही होगा 7 लक्षणों का चुनाव किया था। 7 लक्षणों का चुनाव मेंडल ने किया था। और फिर कहा है कि किन्हीं 4 लक्षणों के नाम लिखिए। तो लीजिए तने की लंबाई, पहला लक्षण ये था। पुष्पों की लंबाई लिख दीजिए, दूसरा लक्षण ये था।
पुष्पों का रंग 3 हो गए, और फली का रूप लिख दीजिए, फली का रूप, और भी अगर कहे तो फली का रंग हो जाएगा। ऐसे ही 7 लक्षण थे। फिर अगला है न्यूक्लियोटाइड्स में पाई जाने वाली 2 शर्कराओं के नाम सूत्र सहित लिखिए। न्यूक्लियोटाइड्स में तो एक शर्करा आप लिख लीजिए राइबोज शर्करा, C5H10O5 राइबोज शर्करा का, और दूसरा लिख लीजिए राइबोज शर्करा। डीऑक्सीराइबोज शर्करा में क्या था, C5, ये C था, C5H10O4 था इसमें। तो इसका नाम और रासायनिक सूत्र हो जाएगा। फिर अगला है मधुमक्खी की 2 प्रजातियों के जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो देखिए पहली प्रजाति तो भारतीय मधुमक्खी हो जाएगी, भारतीय मधुमक्खी। इसका जंतु वैज्ञानिक नाम एपिस इंडिका होता है, एपिस इंडिका भारतीय मधुमक्खी का। और दूसरा यूरोपियन कर दीजिए, यूरोपियन मधुमक्खी, इसका जंतु वैज्ञानिक नाम एपिस मेलिफेरो कर दीजिए। तो एपिस इंडिका, एपिस मेलिफेरो, ये 2 प्रजातियां हैं मधुमक्खी की जिनके जंतु वैज्ञानिक नाम मैंने बताए। फिर अगला है लैक्टिक अम्ल किण्वन के बारे में लिखिए। जो लैक्टिक अम्ल किण्वन है एक प्रकार का क्या है, अवायवीय श्वसन है। अवायवीय श्वसन ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो, और आपको बता दें कि एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करने के लिए शर्करा को तोड़ता है। कौन, तो लैक्टोबैसिलस नामक जो जीवाणु है ये केसीन प्रोटीन के साथ, लैक्टोबैसिलस नामक जो जीवाणु है ये केसीन प्रोटीन के साथ एटीपी का उत्पादन करता है, ऊर्जा एटीपी के रूप में बंद करता है। तो ये हो जाएगा। फिर अगला है आनुवांशिक अभियांत्रिकी में उपयोगी किन्हीं 2 एंजाइमों के नाम तथा कार्य लिखिए। तो देखिए एक तो सबसे प्रचलित है, सभी लोग जानते होंगे, रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लिएज एंजाइम, पहला ये हो जाएगा। और दूसरा लाइगेज लिख दीजिए, लाइगेज एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पर फुल वीडियो हमारे चैनल में अपलोड है, जिसे आणविक कैंची भी कहते हैं। अब देखिए कहा गया है कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी में उपयोगी किन्हीं 2 एंजाइमों को नाम तथा कार्य भी लिखिए। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ये डीएनए को स्पेसिफिक प्लेसेस से काटता है, स्पेसिफिक प्लेसेस से कट लगाता है जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। और जो डीएनए लाइगेज है ये डीएनए को जोड़ता है, जोड़ने का कार्य करता है, पेयरिंग करता है। फिर चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न पर आते हैं, यानी 3 नंबर के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। क्रॉसिंग ओवर पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए क्रॉसिंग ओवर क्या होगा, जब 2 गुणसूत्रों के कुछ हिस्से आपस में अदला बदली करते हैं, तो उसे ही क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। जैसे 2 गुणसूत्र ये हैं कोई, तो आपस में किसी एक का इधर टूटकर दूसरे में जुड़ गया, दूसरे का दूसरे में जुड़ गया, तो इसे ही क्या कहा जाता है, क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक गुणसूत्र माता से होता है और एक पिता से होता है, तो इन दोनों के बीच डीएनए का जो आदान प्रदान होता है, जो एक माता से होता है एक पिता से होता है, इन दोनों के बीच में जो डीएनए का आदान प्रदान होता है उसे ही क्रॉसिंग ओवर अथवा क्रॉसिंग ओवर को जीन विनिमय भी कहा जाता है, जीन विनिमय भी कहा जाता है। तो उसे ही क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय कहते हैं। और ये कब होता है पूछा जाए क्रॉसिंग ओवर, तो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान होता है क्रॉसिंग ओवर। फिर अगला क्वेश्चन है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा क्या है, इस शर्करा की अणु संरचना बनाइए। डीऑक्सीराइबोज शर्करा क्या है, इसकी अणु संरचना बनाना है। तो आपको बता दें कि जो डीऑक्सीराइबोज शर्करा है ये डीएनए
का शर्करा घटक है, शर्करा घटक होता है। या इसको ऐसे ना कह करके हम ऐसे कह सकते हैं कि डीऑक्सीराइबोज शर्करा डीएनए में पाई जाती है, डीएनए में पाई जाती है। और शर्करा की अणु संरचना बनाना है तो इसमें क्या होता है कि 5 कार्बन होते हैं। यहाँ पर आप ऐसे बना सकते हैं, ऐसे करके ये एक इधर इधर और फिर यहाँ से जोड़ेंगे सी 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 सी, और यहाँ पांचवा वाला यहाँ से जोड़ते हैं तो इस तरह से बन जाएगा। फिर अगला है अनुकूली विकिरण क्या है, इसके किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। अनुकूली विकिरण क्या है, तो आपको बता दें कि जब कोई जीव वर्ग किसी नए आवास में प्रवेश करता है तो वह स्वयं को उस आवास के अनुकूल बना लेता है और फिर वहाँ नई जातियों का विकास होता है। इसे ही अनुकूली विकिरण कहा जाता है, यानी इसी प्रक्रम को क्या कहते हैं, अनुकूली विकिरण कहते हैं। जैसे कोई जीव वर्ग है किसी नए आवास में प्रवेश करता है तो वह वहां स्वयं को उस आवास के अनुकूल बना लेता है और फिर वहां नई जातियों का विकास होता है। इसे ही अनुकूली विकिरण कहा जाता है। जैसे कोई चिड़ियों का समूह है, यहां से उड़कर यहां चला गया, कुछ चिड़िया चली गई यहाँ बिना किसी कारण के, तो जो चिड़िया यहाँ आई है धीरे धीरे यहाँ के अनुकूल बन जाएंगी, फिर इनकी और जनसंख्या बढ़ेगी तो यहाँ पर नई जीव जाति, वहाँ का जैसे पर्यावरण था वहाँ के अनुकूल बन जाएंगी तो वहाँ की नई जीव जातियाँ बन जाएंगी, जो भिन्नताएं आएंगी, जो वेरिएशंस आएंगे, तो इसे ही अनुकूली विकिरण कहते हैं। किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए कहा गया है। तो देखिए, तो 3 कारण कौन से होंगे। पहला कारण है प्रकृति में एक जीव जाति की उत्पत्ति एक बार होती है, ये पहला कारण है। और दूसरा कारण होगा कि किसी जाति की आबादी बढ़ने पर उसके सदस्य चारों तरफ फैल जाते हैं। और फिर तीसरा आप लिख सकते हैं कि एक ही जाति के जीव अलग अलग वातावरण में जाने पर नई जाति के बन जाते हैं। जब वातावरण चेंज हो जाएगा तो वो नई जाति के बन जाएंगे, क्योंकि वहां पर वेरिएशंस आ जाएंगे, उनमें अनुकूलन आ जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्राई प्रोटीन्स क्या है, उस जीव का नाम बताइए जो इसे पैदा करता है। मनुष्य इस प्रोटीन को अपने फायदे के लिए कैसे उपयोग में लाता है। चलिए इसको भी आपको समझा देते हैं। देखिए क्राई प्रोटीन कहा गया है, क्राई प्रोटीन क्या है पहले परिभाषा जान लेते हैं। तो आपको बता दें, मृदा में एक जीवाणु पाया जाता है बैसिलस थुरिनजिएसिस। मृदा में यह जीवाणु पाया जाता है बैसिलस थुरिनजिएसिस, और इसके प्लाज्मिड पर, जो इसका प्लाज्मिड होता है, इसके प्लाज्मिड पर एक विशेष जीन समूह होता है। इसके प्लाज्मिड पर एक विशेष जीन समूह होता है। उस जीन समूह से उससे क्या होता है कि एक विशेष एंडोटॉक्सिन प्रोटीन बनती है। इस विशेष जीन समूह पर एक विशेष एंडोटॉक्सिन प्रोटीन का निर्माण होता है, और इस प्रोटीन के जो रवे होते हैं वो जीवाणु के स्पोरों में रहते हैं, भरे रहते हैं। और आपको बता दें, जो स्पोरों में भरे रहते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है, क्रिस्टेलाइन प्रोटीन कहते हैं, क्रिस्टेलाइन प्रोटीन कहा जाता है, या फिर उसे ही क्राई प्रोटीन कहा जाता है अथवा क्राई प्रोटीन कहते हैं। और ये जो प्रोटीन होती है ये कीटों के लार्वा के प्रति
प्रतिरोधी होती है। ये कीटों के लार्वा को मार देती है, कीटों के लार्वा को मार देती है, यानी जीव विष उत्पन्न करती है। कहने का मतलब यह है कि मृदा में एक जीवाणु पाया जाता है बैसिलस थुरिंजिएसिस, और ये बैसिलस थुरिंजिएसिस जो होता है इसके प्लाज्मिड पर एक विशेष जीन समूह पाया जाता है जिसमें एंडोटॉक्सिन प्रोटीन बनती है, और एंडोटॉक्सिन जो प्रोटीन बनती है इसके प्रोटीन के रवे जीवाणु के स्पोरों में एकत्रित होते हैं, और इसे ही क्रिस्टलाइन प्रोटीन या क्राई प्रोटीन कहा जाता है। यह जो प्रोटीन होती है, यह प्रोटीन कीटों के लार्वा के लिए जीव विष का कार्य करती है, उनके लार्वा को मार देती है। अब कहा गया था कि मनुष्य इस प्रोटीन को अपने फायदे के लिए कैसे उपयोग में लाता है। तो ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन को रिकॉम्बिनेंट डीएनए के माध्यम से मनुष्य ने फसलों में डाल दिया, और फसलों में अब कीट नहीं लगते हैं। जब कीट नहीं लगते हैं तो फसल जो होती है वो कीट से बच जाती है। इस तरह से मनुष्य इसका उपयोग कर रहा है। फिर अगला है, ऊर्जा के पिरामिड की मुख्य विशेषता क्या है। ऊर्जा के पिरामिड की मुख्य विशेषता बताना है। तो मुख्य विशेषता आपको बता दें, जो ऊर्जा का पिरामिड होता है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, हमेशा सीधा रहता है ऊर्जा का पिरामिड। और इसका मतलब यह हुआ कि ऊर्जा का जो पिरामिड है, ऊर्जा का जो पिरामिड है, यह दिखाता है कि प्रत्येक पोषी स्तर से नए बायोमास के रूप में कितनी ऊर्जा बची है, कितनी ऊर्जा रह गई है, यह दिखाता है। तो ऊर्जा के पिरामिड या पारिस्थितिक पिरामिड या जीवभार का पिरामिड, इन पर फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में अपलोडेड है, जाकर के देख सकते हैं। ये टोटल वीडियो हमारे चैनल में चित्र सहित अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है चौथे का आवृत बीजी में नर युग्मकोद्भिद का संक्षिप्त विवरण दीजिए। आइए आपको समझा देते हैं। देखिए, जो आवृत बीजी होते हैं, आवृत बीजी जो होते हैं, इसमें नर युग्मकोद्भिद का विवरण देना है, युग्मकोद्भिद के बारे में बताना है। तो आपको बता दें, जैसे ये पुष्प है, एक पुष्प हम बना लेते हैं, ये है पुष्प, ये है इसका वर्तिकाग्र, ये है वर्तिका, और ये है अंडाशय। तो जब परागकण यहाँ पर आता है, जो परागकण होता है जब यहाँ पर आता है, नर युग्मक जब यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ स्रावित होता है यहाँ पर, और कार्बनिक पदार्थों के स्रावित होने से ये परागकण क्या होता है कि फूल जाता है, और जब फूल जाता है तो अंकुरित होता है। इस तरह से जब फूलता है, मान लीजिए परागकण ये है, तो जब ये फूल जाता है तब ये अंकुरित होता है। इस तरह से ये जो अंदर की भित्ति अंतःचोल है, अंतःचोल को तोड़ करके ये बाहर आ जाता है, और जब बाहर आता है तो इसमें एक वर्धी केंद्रक या फिर इसे कायिक केंद्रक भी कहते हैं, ये होता है, और एक जनन केंद्रक होता है, और फिर इसमें समसूत्री विभाजन होता है। जनन केंद्रक में धीरे धीरे करके जैसे पराग नलिका आगे बढ़ती रहती है तो इसमें समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन के द्वारा जो जनन केंद्रक है, ये दो, जैसे यहां पर हम बना दें, ये बाहरी भित्ति थी, ये अंदर की भित्ति थी, तो जो जनन केंद्रक है ये दो नर युग्मकों में बढ़ जाता है, और ये वर्धी केंद्रक है या कायिक केंद्रक है। इसका कार्य ये होता है कि पराग नलिका को आगे बढ़ाते जाना, और ये समसूत्री विभाजन के द्वारा दो नर युग्मकों में बट जाता है। और आपको बता दें, इधर पराग नलिका क्या होती है कि यहां से धीरे धीरे यहां पर होगा बीजांड, हम ऐसे बना देते हैं यहां पर। तो पराग नलिका धीरे धीरे करके ये वर्तिका से होती हुई धीरे धीरे करके यहां पर आती है, और बीजांड के अंदर यहां पर दोनों जो नर युग्मक होते हैं वो स्वतंत्र हो जाते हैं। तो इस तरह से यही पूरा आवृत बीजों में नर युग्मकोद्भिद का विवरण हो जाएगा। तो पूरा इस तरह से बता देंगे, अच्छे से नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। आप चाहें तो इसका चित्र भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु जनन क्या है? संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। देखिए, वृषण की
एपिथेलियम जो कोशिकाएं होती हैं, या जननिक एपिथेलियम कह लीजिए, वृषण की जननिक एपिथेलियम कोशिकाओं से शुक्राणुओं के बनने की क्रिया शुक्राणु जनन कहलाती है। संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए कहा गया है। तो आपको बता दें कि फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए आप स्पर्मेटोगोनिया हैं, स्पर्मेटोगोनिया है, ये है स्पर्मेटोगोनिया, और फिर इसमें गुणन प्रावस्था होगी। तो गुणन प्रावस्था में यहां क्या होगा, गुणन प्रावस्था होगी। गुणन प्रावस्था में ये गुणन करेंगी, इस तरह से बढ़ेंगी संख्या में, और फिर गुणन प्रावस्था के बाद वृद्धि प्रावस्था आती है, वृद्धि प्रावस्था। तो वृद्धि प्रावस्था में ये बड़ी होती हैं, बड़े आकार में हो जाती हैं इस तरह से वृद्धि प्रावस्था में। और वृद्धि प्रावस्था के बाद में इसमें परिपक्वन प्रावस्था के अंतर्गत प्रथम परिपक्वन हो जाएगा, प्रथम परिपक्वन विभाजन, और फिर इसके बाद में द्वितीय परिपक्वन विभाजन, प्रथम परिपक्वन विभाजन और द्वितीय परिपक्वन विभाजन इस तरह से होगा। ये हो जाएगा द्वितीय परिपक्वन विभाजन, और इसके बाद में इनसे शुक्राणु बन जाएंगे इस तरह से, बस शुक्राणु जनन हो जाएगा। तो अगर आप इसके बारे में फुल जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल में अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप लोग जाकर के वहां से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में यौन संबंधी उत्पन्न रोगों के लक्षण बताइए। यौन संबंधी उत्पन्न रोगों के लक्षण बताना है, तो कौन कौन से लक्षण है आपको बता दें। पेशाब में मवाद या दर्द यौन संबंधी रोग के लक्षण हो गया, और शिश्न या पेनिस आप कह सकते हैं, या जो स्त्रियों में योनि होती है, योनि में स्खलन नाइटफॉल जिसे कहा जाता है शिश्न में, और फिर पीरियड्स के दौरान स्त्रियों में पीरियड्स के दौरान अधिक ब्लीडिंग हो जाए, ये भी यौन संचालित रोग है। और फिर आप इसमें बता सकते हैं कि योनि के भीतरी स्तर में सूजन हो जाए, या फिर शिश्न में दाने पड़ जाएं, शिश्न में चकते पड़ जाएं, और बांझपन, ये सब क्या होते हैं, मनुष्य में यौन संबंधी रोगों के लक्षण हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, पक्षियों में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। देखिए आपको बता दें कि पक्षी में लिंग निर्धारण कैसे होगा। जो पक्षी होते हैं इसमें जो नर है ये जेड मान लीजिए, जो मादा है ये WZ मान लीजिए। तो अब इधर नर लिखिए, इधर मादा लिखिए, ये हो जाएगा ZZ, ये हो जाएगा WZ, और इसके गैमीट्स निकाल लेंगे, इसका इधर गैमीट्स निकाल लेंगे और निषेचन करवा देंगे। इस तरह से। तो जहां जहां पर WZ है वो मादा पक्षी हो जाएगा, मादा शिशु पक्षी, और जहां जहां पर ZZ ही है ये नर शिशु पक्षी हो जाएंगे। तो इस तरह से पक्षी में लिंग निर्धारण होगा। और अधिक अच्छी तरह से समझने के लिए हमारे चैनल में फुल वीडियो पक्षियों में लिंग निर्धारण का पड़ा हुआ है और बहुत अच्छे तरह के समझाया है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, DNA तथा RNA में अंतर स्पष्ट कीजिए। DNA और RNA में अंतर लिखना है, तो इधर डालिए DNA, बीच में लाइन खींचिए, इधर डालिए RNA। और पहला अंतर क्या होगा DNA और RNA। जो DNA होता है ये केंद्रक में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है, जबकि जो RNA है ये कोशिका द्रव्य और केंद्रिका में, केंद्रक के केंद्रिका में। DNA कहाँ पाया जाता है, कोशिका के केंद्रक में, जबकि जो RNA है ये कोशिका द्रव्य में, और जो केंद्रिका होती है उसमें पाया जाता है। फिर जो DNA है ये डीऑक्सीराइबोज शर्करा, डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। DNA में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, ये दूसरा हो जाएगा। जबकि RNA में
राइबोज शर्करा पाई जाती है, राइबोज शुगर पाई जाती है। और अगर तीसरा अंतर देखा जाए तो जो डीएनए होता है इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन होते हैं। एडेनिन, ग्वानिन जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। जबकि जो आरएनए है इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। तो इसमें थाइमिन जो है डीएनए में, थाइमिन की जगह पर आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, थाइमिन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। तो जो एडेनिन और ग्वानिन है ये प्यूरिन है, जो साइटोसिन और थाइमिन है ये पिरिमिडीन है। और एक आप बता सकते हैं, चौथा पॉइंट बता सकते हैं कि डीएनए आनुवांशिक सूचनाओं को स्टोर करता है, आनुवांशिक सूचनाएं रहती हैं, जबकि जो आरएनए है ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, प्रोटीन संश्लेषण में। और अधिक अंतर जानने के लिए, सरलता से समझने के लिए, चित्र से समझने के लिए आप हमारे चैनल से देखिए, मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया, तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, मानव एवं कपि में समानताएं और असमानताएं बताइए। देखिए हमारे चैनल में भी जल्दी ही मैंने अपलोड किया है वीडियो, और फुल वीडियो अपलोडेड, बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करिए और देख लीजिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, पुनर्योगज प्रोटीन पर टिप्पणी लिखिए। देखिए पुनर्योगज प्रोटीन क्या होती है, तो आपको बता दें, यदि कोई प्रोटीन कूट लेखन जीन किसी विषमजात परपोषी में व्यक्त होता है तो उसे ही पुनर्योगज प्रोटीन कहा जाता है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे वांछित जीन है और वाहक जीन है, इन दोनों के जीन को मिला दिया गया और एक नया जीन बनाया गया। इस नए जीन को क्या किया गया कि किसी दूसरे जीव में डाल दिया गया, अब दूसरे जीव में इसकी कॉपी बनेगी, तो ये जो कॉपी बनने के बाद निकलेगा तो उसे ही क्या कहा जाता है, पुनर्योगज प्रोटीन कहा जाता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, घरेलू उत्पादों तथा औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीवों के महत्व को बताइए। अगर घरेलू उत्पाद की बात की जाए, घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का महत्व, तो दही बनाने में जैसे लैक्टोबैसिलस थर्मोफाइलस का उपयोग होता है दही बनाने में, पनीर बनाने में कह लीजिए, ऐसे ही अचार बनाने में भी जीवाणुओं का या सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है, तो ये हो जाएगा। अगर औद्योगिक उत्पादन की बात की जाए सूक्ष्म जीवों में, तो सिरका बनाने में कह सकते हैं, एल्कोहल बनाने में, चाय बनाने में भी, जूट को सड़ाने में भी, बेकरी उद्योग में आप बता सकते हो, पनीर बनाने में, डबल रोटी बनाने में आदि बहुत सारे महत्व हैं, बहुत सारे उपयोग हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मिड क्या होते हैं, प्राणियों के जीवन में इनकी उपयोगिता का वर्णन कीजिए। प्लाज्मिड क्या है, तो क्लोनिंग संवाहक होते हैं। जो प्लाज्मिड हैं एक तरीके के क्लोनिंग संवाहक है, या कह लीजिए कि प्लाज्मिड का उपयोग क्लोनिंग संवाहक के रूप में किया जाता है। यानी प्लाज्मिड जीवाणु कोशिका में पाए जाते हैं। जैसे ये जीवाणु कोशिका है तो इसका खुद का डीएनए है, तो एक और डीएनए पाया जाता है जिसे प्लाज्मिड कहा जाता है। ये अतिरिक्त डीएनए होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, इसे ही प्लाज्मिड कहा जाता है। यानी कि जीवाणु कोशिका में पाया जाता है, अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, पुनर्योगज डीएनए तकनीक की सहायता से इंसुलिन का उत्पादन हम कैसे कर सकते हैं। तो इसका फुल वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड है, इस पर आप देख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, सहोपकारिता किसे कहते हैं, उदाहरण देकर इसको समझाइए। देखिए सहोपकारिता क्या है, जैसे कोई दो जीवधारी हैं, एक जीव ये है दूसरा जीव ये है, और ये दोनों जो सहभागी हैं, ये क्या है, सहभागी हैं, तो ये जीवित रहने के लिए, भोजन के लिए और कॉलोनी बनाने के लिए एक दूसरे की हेल्प करते हैं। चाहे वो जीवित रहने के लिए हो, चाहे वो भोजन के लिए हो, चाहे वो कॉलोनी बनाने के लिए हो, दोनों सहभागी एक दूसरे की हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, और दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में लाइकेन
लाइकेन व साइकस की प्रवालाभीय जड़ें, इसका उदाहरण हो जाएगा लाइकेन व साइकस की प्रवालाभीय जड़ें। तो इस पर फुल वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव की परिभाषा लिखिए, इसके संरक्षण की 2 प्रमुख विधियां बताइए। वन्य जीव यानी वन में रहने वाले जीव, वन में रहने वाले जीव जंतु यानी पेड़ पौधे जो वन में पाए जाते हैं उन्हें ही वन्य जीव कहा जाता है। इसके संरक्षण की 2 विधियां, तो स्वस्थाने संरक्षण और दूसरी बाह्य स्थाने संरक्षण। जो स्वस्थाने संरक्षण है, इसमें क्या किया जाता है कि जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण दिया जाता है। संरक्षण जहां पर वे रह रहे हैं वहीं पर उनको संरक्षित करना, वहीं पर उनको सुरक्षा करना ही स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। जबकि बाह्य स्थानीय संरक्षण में जीव जहां पर रह रहा था वहां से उसे अलग ले जाकर के किसी अन्य स्थान पर संरक्षित किया जाता है, उसे ही बाह्य स्थानीय संरक्षण कहा जाता है। तो स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण की 2 प्रमुख विधियां हो जाएंगी। देखिए, विस्तृत उत्तरी जो प्रश्न है, पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है और जरूर आ सकता है। गुरु बीजाणु जनन क्या है? आवृत बीजी पौधों में मादा युग्मकोद्भिद के परिवर्धन का वर्णन कीजिए। तो इस पर फुल वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड है। अथवा लगा है, भ्रूणपोष क्या है? इसके विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। भ्रूणपोष के बारे में जल्दी ही वीडियो आपके लिए लाएंगे, वहां से आप देख लीजिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन यहां नहीं बताया जा सकता है। फिर अगला है, संक्रामक तथा असंक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं? तो संक्रामक रोग ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाते हैं, जबकि असंक्रामक रोग ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से नहीं फैलते हैं। प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दे करके कारक, रोकथाम और लक्षण बताना है। तो इस पर फुल वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड है, जाकर के आप देख लीजिए। और संक्रामक रोगों में जितने भी जीवाणुओं विषाणुओं के द्वारा रोग होते हैं सभी संक्रामक रोग होते हैं। असंक्रामक रोग जैसे कैंसर आदि है होते हैं। तो इन पर फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देखिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर अगला अथवा लगा है, डेंगू बुखार अथवा फाइलेरियोसिस, दोनों पर करना, अथवा नहीं लगा है। तो डेंगू बुखार पर कई सारे मैंने वीडियो अपलोड किए हैं और आप देखोगे आपको बहुत मजा आएगा, चित्र सही समझाया है, तुरंत समझ में भी आ जाएगा। और फाइलेरियोसिस फाइलेरिया बीमारी होती है जो क्यूलेक्स पाइपियंस से फैलती है और वाउचेरिया ब्रोंकाइटिस से होती है। इस पर भी फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है, पारिस्थितिक तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। तो ये हमारे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, फुल वीडियो। आप एक ही वीडियो देखेंगे और एक बार देखेंगे, बस आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, सब कुछ दूसरे को भी पढ़ा लेंगे। तो ये वीडियो जाकर के हमारे चैनल से देखिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। फिर अगला है, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का वर्णन कीजिए। तो ये भी हमारे चैनल में अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप लोग वहां से जाकर के देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।